हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को और भी तेज गति ला दिए होंगे। तो आइए इसी कड़ी में आज हम आप लोगों के सामने इंटर के बायोलॉजी का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को याद कीजिए, एक दो तीन बार इसको लिखिए। लिखने के बाद आप याद कीजिए ताकि इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और भविष्य में हो सकता है कि आपके परीक्षा में पूछा जाए। तो हमने सोचा कि इस प्रकार के प्रश्न हम कुछ बच्चों के सामने लेके जाएं ताकि उनका तैयारी और भी बेहतर तरीका से हो सके। तो आइए तीन या चार प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। 1 2 3 4 और ये बायोलॉजी सेक्शन का प्रश्न है और इंटर के लिए है विशेष करके। तो अब हम इंटर के लिए भी वीडियो लेकर आएंगे ताकि उनका भी बायोलॉजी का, फिजिक्स का या और भी सब्जेक्ट का सेशन कंप्लीट हो जाए। और आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको याद करिए, इसको कॉपी पर लिखिए और लिखने के बाद याद कीजिए ताकि आपके परीक्षा में आए तो आपसे छूटे नहीं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है कि वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन आपको बताना है। तो इसमें हमने 4 अनुकूलन आपको बता दिया है और ये चारों आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले होते हैं। तो पहला अनुकूलन है वायु परागित। इस प्रकार के आपके सामने और भी वीडियो लेके आएंगे, उसमें जल परागित भी होगा, तो उसको भी हम आपको लिखवा देंगे और एक वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। तो सबसे पहला है वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन। तो 4 अनुकूलन हमने बोर्ड पर लिखा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। पहला, ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले होते हैं। तो वायु परागित जो पुष्प होते हैं ना, चटकीले तथा क्या होते हैं, भड़कीले। दूसरा इसका अनुकूलन है कि इसमें मकर ग्रंथियों और सुगंध का क्या होता है, अभाव होता है। तो इसमें मकर ग्रंथि और सुगंध दोनों का अभाव होगा। तीसरा है कि ये जो पुष्प होते हैं ना, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और आकर्षणहीन होते हैं। मतलब इस वायु परागित पुष्प तो एक सबसे पहला कि छोटा होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा, मतलब रंगहीन होगा। फिर उसमें कोई महक सुगंध नहीं होगा, इसका मतलब गंधहीन होता है। और फिर आपको आकर्षित नहीं कर सकता है। तो ये तीसरा इसका अनुकूलन हुआ। इसका चौथा अनुकूलन है कि ये पुष्प मतलब वायु परागित जो पुष्प होते हैं हल्के होते हैं तथा प्रायः चिकने होते हैं। तो वायु परागित पुष्प हल्के और क्या होते हैं, चिकने होते हैं। तो ये 4 अनुकूलन आप हमेशा याद रखिएगा कि वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन क्या होते हैं। तो ये जो पुष्प होते हैं चटकीले और भड़कीले होते हैं, इसमें मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है, ये छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और आकर्षणहीन होते हैं। और चौथा अनुकूलन, ये पुष्प हल्के होते हैं और चिकने होते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये प्रश्न को याद कर लेंगे और 1-2 बार लिखेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया से याद हो जाए। आइए इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बेटर प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल ही याद करके जाइएगा। दूसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया था। आपको पता है ना, मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या कारण था कि मटर के पौधों का चयन किया था। तो आइए हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन किया क्योंकि यह वार्षिक होते हैं। तो मेन है कि यह क्या होते हैं, ये वार्षिक होते हैं। इसमें कई विपरीत गुण पाए जाते हैं। मटर के पौधों में कई विपरीत गुण पाए जाते हैं। फिर ये छोटे होने के कारण इसे प्रयोग करने में या देखभाल करने में सुविधाजनक होता है। तो आपको इतना ही याद करना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन किया क्योंकि यह वार्षिक होते हैं, इसमें कई विपरीत गुण पाए जाते हैं और
तो इसके पौधे छोटे होने के कारण इसे प्रयोग करने में या देखभाल करने में सुविधाजनक होते हैं। तो याद कर लीजिएगा, एकदम इसको बहुत अच्छा से रट लीजिएगा, बहुत अच्छा से इसको याद करके जाइएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन किया क्योंकि मटर के पौधे वार्षिक होते हैं, इसमें कई विपरीत गुण पाए जाते हैं और इसके पौधे छोटे होने के कारण इससे प्रयोग करने में या देखभाल करने में सुविधाजनक होता है। तो आई होप कि आपको दूसरा प्रश्न भी याद हो गया होगा, और नहीं भी याद हुआ होगा तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख के आप याद कर लेंगे। आइए तीसरा प्रश्न है, वृषण और अंडाशय प्रत्येक के 2-2 कार्य लिखना है आपको। वृषण के भी और अंडाशय के भी 2-2 कार्य बताना है। तो आइए हम सबसे पहले वृषण के 2 कार्य लिखते हैं। तो वृषण के 2 कार्य में पहला कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा काम है इसका नर जनन हार्मोन का स्राव करना। तो पहला इसका कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है और दूसरा इसका काम नर जनन अंग यानी नर जनन हार्मोन का स्राव करना होता है। तो 2 कार्य हो गया आप लोगों का वृषण का। फिर आइए हम अंडाशय का 2 कार्य लिख देते हैं। तो अंडाशय का 2 कार्य है, जिस तरह से वृषण शुक्राणुओं का निर्माण किया था उसी तरह से अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करेगा। तो आप देख सकते हैं वृषण शुक्राणु का निर्माण किया तो अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, और इसमें दूसरा कार्य था वृषण में यह नर जनन हार्मोन का स्राव करता है। तो ये हो जाएगा मादा जनन अंग का स्राव करता है, यानी मादा जनन हार्मोन का स्राव करता है। देख लीजिए, तो मैंने आपको वृषण का 2 कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर जनन हार्मोन का स्राव करना, और उसी तरह से अंडाशय का 2 कार्य अंडाणुओं का निर्माण करना और दूसरा मादा जनन हार्मोन का स्राव करना। तो ये 2 कार्य मुझे विश्वास है कि आप लोग से याद हो गया होगा, और नहीं भी याद हुआ होगा तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिएगा। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, और ये सब मस्त क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, तो आइए हम बताते हैं। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। किस प्रकार का रोग है, लिंग संलग्न रोग है। तो आपसे अगर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो लिंग संलग्न रोग है, जिसमें रोगी का कोई अंग कट जाए या फट जाए तो रक्त का स्राव नहीं रुकता है, मतलब रक्त का स्राव होते रहता है। तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग होता है जिसमें रोगी का कोई अंग कट जाता है या फट जाता है तो रोगी के शरीर से रक्त का स्राव हमेशा होते रहता है। रक्त का स्राव कभी रुकता नहीं, बंद नहीं होता है, क्योंकि इसमें रक्त जमने की जो क्रिया होती है या रक्त जमने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। तो रक्त बनने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग के नाम से जानते हैं। आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग होता है जिसमें रोगी का कोई अंग कट जाए या फट जाए तो रोगी के शरीर से रक्त का स्राव हमेशा होते रहता है, यानी रक्त का स्राव रुकता नहीं है, क्योंकि रक्त जमने की क्षमता या रक्त जमने की क्रिया उसमें नहीं होती है। इसलिए हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स रोग के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और एक बार इसको लिखिए, 1 से 2 बार इसको याद कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस या हर ग्रुप में इसको लगा दीजिए, ताकि आने वाले मेरा वीडियो या जिनका पढ़ाई किसी कारणवश नहीं हो पा रहा हो तो वो इस वीडियो के माध्यम से वो अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और मेरा एक YouTube चैनल है दोस्तों, विजया क्लासेस बाय संतोष सर, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय माता दी।